फ्रेंड्स, लूसेंट बुक से हम मेडाइवल इंडिया को कवर करेंगे। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री जो है 6th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक का ड्यूरेशन मेडाइवल हिस्ट्री में आता है। मेडाइवल हिस्ट्री के बिगिनिंग में नॉर्थ इंडिया में राजपूत किंगडम्स का रूल रहता है। करीब 500 सालों तक राजपूत किंगडम्स नॉर्थ इंडिया पे रूल करते हैं, तो वहीं साउथ इंडिया में चोल एम्पायर और कई दूसरे किंगडम्स रूल करते हैं। फ्रेंड्स, लूसेंट बुक का एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफी सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको कुछ डाउट आता है या कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि लूसेंट बुक का हर एक वर्ड में कवर करूं और आपको क्लियरली समझ में आए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश वाली लूसेंट में थोड़ा कंटेंट वेरी होता है। जो हिंदी लैंग्वेज में लूसेंट आती है, इस वीडियो में हम इंग्लिश वाली लूसेंट कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हम देख रहे थे मेडाइवल हिस्ट्री के बिगिनिंग में नॉर्थ इंडिया में राजपूत किंगडम्स का रूल होता है। इंडिया में कुल 36 राजपूत किंगडम्स थे। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट किंगडम्स को हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं चौहान या चहमान। ये दिल्ली और अजमेर के रीजन पे रूल करते थे। इनकी कैपिटल थी दिल्ली और इनके फाउंडर थे वासुदेव। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिहार या जिसे परिहार भी कहते हैं। ये एमपी और यूपी वाले रीजन पे रूल करते हैं। पहले इनकी कैपिटल होती है अवंती यानी कि उज्जैन। लेटर ऑन ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आता है और इनके फाउंडर होते हैं नागभट्ट फर्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जितने भी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे वो सभी काफी इम्पोर्टेंट है। कुछ रूलर्स, बुक्स, राइटर्स या फिर डायनेस्टीज के नेम्स याद करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, पर आप इसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं परमार, जिसे हम पवार भी कहते हैं। ये परमार डायनेस्टी जो है ये मालवा वाले रीजन पे रूल करती है। पहले इनकी कैपिटल उज्जैन होती है। लेटर ऑन ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं और धार को अपनी कैपिटल बनाते हैं और इनके फाउंडर होते हैं सियक सेकंड, जिसे हम श्रीहर्षा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आती है काठियावाड़ की सोलंकी डायनेस्टी, जो कि मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन पे रूल करती है, जिसमें गुजरात और राजस्थान वाला रीजन आता है। इनके फाउंडर होते हैं मूलराज फर्स्ट और ये अपनी कैपिटल अनिलवाड़ को बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट्स। ये डेक्कन वाले रीजन में रूल करते हैं, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते हैं। राष्ट्रकूट्स की कैपिटल होती है मान्यकेत और इनके फाउंडर होते हैं दंती दुर्ग। नेक्स्ट आते हैं जेजकभूति के चंदेल। ये चंदेल मेजरली एमपी के बुंदेलखंड वाले रीजन पे रूल करते हैं और इनके फाउंडर होते हैं नानक चंदेल। कैपिटल होती है इनकी खजुराहो। लेटर ये अपनी कैपिटल को मूव करते हैं महोबा में और देन कालिंजर में। नेक्स्ट आती है कलचुरी डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल होती है त्रिपुरी और इनके फाउंडर होते हैं कोकल फर्स्ट। नेक्स्ट आती है कन्नौज की गढ़वाल डायनेस्टी, जिनके फाउंडर होते हैं चंद्रदेव। नेक्स्ट आती है तोमर डायनेस्टी, जो मेजरली हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन पे रूल करते हैं और ये अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाते हैं। नेक्स्ट आती है राजस्थान की सिसोदिया डायनेस्टी, जो कि मेजरली मेवाड़ वाले रीजन में रूल करते हैं और अपनी कैपिटल ये चित्तौड़ को बनाते हैं। इनके फाउंडर होते हैं बप्पा रावल और हमीर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की, यानी 3 किंगडम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है 8th सेंचुरी में और 3 किंगडम्स होती है पाल, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल ईस्ट वाले रीजन में रूल करते हैं, प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ इंडिया में रूल करते हैं और राष्ट्रकूट ये डेक्कन में रूल करते हैं। इन तीनों किंगडम्स के बीच ये लड़ाई कन्नौज के लिए होती है। कन्नौज जो कि आज के उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस भी किंगडम के पास कन्नौज है वो एक सुप्रीम पावर है, यानी कि वो किंगडम बहुत पावरफुल है जिसने कन्नौज को कैप्चर कर लिया है। इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। अब हम बात करते हैं इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में लड़ने वाली 3 किंगडम्स की, जिनमें सबसे पहले आते हैं पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी 750 AD में स्टेब्लिश की जाती है। इसके फाउंडर होते हैं गोपाल, जो कि मुंगेर या मुद्दगिरी को अपनी कैपिटल बनाते हैं। मुंगेर बिहार में सिचुएटेड है। पाल रूलर्स बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते थे। गोपाल जो कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे, इन्होंने औदंतपुरी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। औदंतपुरी यूनिवर्सिटी इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी है। पाल डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल,
गोपाल के बेटे धर्मपाल थे। पाल डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे। उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया था। कन्नौज के लिए जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था उसमें पाल डायनेस्टी की ओर से लड़ने वाले सबसे पहले रूलर धर्मपाल ही थे। पाल डायनेस्टी के बाद इस जगह पर सेन डायनेस्टी रूल करती है। सेन डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट थे जयदेव। जयदेव ने एक पोयम लिखी थी गीत गोविंद। इस पोयम की जो मेन थीम थी वो राधा कृष्ण पर ही बेस्ड थी। फ्रेंड्स, कई बार पोयम्स बुक्स पूछी जाती है कि इस पोयम के राइटर कौन थे या फिर ये बुक किसने लिखी है, तो हमें इन पोयम्स बुक्स को यहीं पर ही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिहार्स यानी कि गुर्जर प्रतिहार। 730 AD से 1036 AD तक इन्होंने रूल किया है। गुजरात और राजस्थान के साउथ वेस्ट वाले रीजन पे गुर्जर प्रतिहार रूल करते थे। बाद में इस डायनेस्टी का एक्सपेंशन होता है और ये अपनी कैपिटल अवंती यानी उज्जैन और फिर कन्नौज को बनाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इस डायनेस्टी को नागभट्ट फर्स्ट फाउंड करते हैं और गुर्जर प्रतिहार के पावरफुल रूलर मीर भोज थे। इन्हें हम भोज के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया और क्योंकि वो विष्णु भक्त थे इसलिए उन्होंने गॉड विष्णु के सम्मान में आदि वराह का टाइटल लिया। उस टाइम में जो किंग्स या रूलर्स होते थे वो टाइटल लिया करते थे, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के कुछ रूलर्स ने महाराजा का टाइटल लिया था। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के लास्ट रूलर यशपाल थे। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिन 3 डायनेस्टीज के बीच में कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी और जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। उनमें से 3rd डायनेस्टी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट ने 752 AD से 973 AD तक रूल किया। इस डायनेस्टी के फाउंडर दंती दुर्ग थे, जिन्होंने अपनी कैपिटल मान्यखेड या मालखेड को बनाया था, जो कि आज के कर्नाटक में सिचुएटेड है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कृष्णा फर्स्ट, ध्रुव, गोविंद III, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र III, कृष्णा III। एलोरा के फेमस कैलाश मंदिर को कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट डायनेस्टी के पहले रूलर थे जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में लड़े थे। ध्रुव को 12 वर्ष भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। यह खुद एक ऑथर थे जिसने कविराज मार्ग लिखी थी। कविराज मार्ग सबसे पुरानी कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई बुक है जो कि पोएट्री और कन्नड़ ग्रामर पे बेस्ड है। आदि पुराण के राइटर जिनसेन, गणितासार संग्रह के राइटर महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के राइटर सक्तायन अमोघ वर्ष के कोर्ट पोएट थे। इंद्र III के रूल के टाइम पे अरब ट्रैवलर अल मसूदी इंडिया आया था। अल मसूदी ने तब के राष्ट्रकूट रूलर्स को पूरे इंडिया के बेस्ट रूलर्स बताया था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लास्ट रूलर कृष्णा III थे। कृष्णा III के कोर्ट में कन्नड़ लैंग्वेज के कवि पोन थे जिन्होंने शांति पुराण लिखी थी। एलोरा और एलिफेंटा के केव टेम्पल्स को राष्ट्रकूट्स के टाइम पर ही बनाया गया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव और जैन रिलीजन के फॉलोअर थे। नेक्स्ट देखते हैं चौहान या चहमान डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के फाउंडर वासुदेव थे। चौहान डायनेस्टी की कैपिटल अहिछत्र थी। बाद में अजमेर को कैपिटल बनाया गया था। चौहान डायनेस्टी के लास्ट रूलर पृथ्वीराज III थे, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट चंद बरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो एक एपिक पोयम है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है और पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बेस्ड है। पृथ्वीराज चौहान ने 2 इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़े थे, जिन्हें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से हम जानते हैं। तराइन एक जगह है जो आज के हरियाणा में सिचुएटेड है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी जाती है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान की घुरिद डायनेस्टी का सुल्तान था, जो अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए इंडिया आया था। उसने इंडिया में मुस्लिम रूल को एस्टेब्लिश किया था। तराइन के फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी की हार होती है और अपनी इसी हार का बदला लेने के लिए वह अपनी पूरी ताकत और मिलिट्री पावर बढ़ाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि 1192 में तराइन का दूसरा बैटल होता है। यह बैटल भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा जाता है, जिसे मोहम्मद गौरी जीतता है और दिल्ली पर
मोहम्मद गौरी का कंट्रोल हो जाता है। बैटल ऑफ तराइन इम्पोर्टेंट है इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ से इंडिया में मुस्लिम रूल स्टैब्लिश होता है। यह नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश होता है और सब्सिक्वेंटली यह साउथ इंडिया में भी फैल जाता है और कई सेंचुरीज तक चलता है। इसके ठीक 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी भारत पर फिर से अटैक करता है और बैटल ऑफ चंदावर लड़ा जाता है। यह गढ़वाल डायनेस्टी, जिसे राठौर डायनेस्टी भी कहते हैं, वहाँ के किंग जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच यमुना नदी पर चंदावर में लड़ा जाता है। इस बैटल में जयचंद की हार के बाद मोहम्मद गौरी नॉर्थ इंडिया के मेजॉरिटी रीजन को कैप्चर कर लेता है और बाद में इंडिया में स्लेव डायनेस्टी स्टेब्लिश करता है, जिसे गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। वहीं 15th सेंचुरी में मेवाड़ के सिसोदिया रूलर राणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच कई बैटल्स होते हैं, जिनमें बैटल ऑफ सारंगपुर में मालवा का सुल्तान हार जाता है और उसे बंदी बनाया जाता है। इस बैटल में जीतने के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़ में टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ बनवाया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। राणा कुंभा के बाद राणा सांगा और राणा प्रताप मेवाड़ के ग्रेट किंग रहे हैं। इन सभी राजपूत किंगडम्स के कुछ कॉमन फीचर्स रहे हैं। इंडिया में राजपूत्स का ओरिजिन 7th सेंचुरी में हुआ। नॉर्थ इंडिया में राजपूत्स का काफी इम्पोर्टेंट रोल था। राजपूत रूलर्स ने अपने कुल एस्टेब्लिश किए और छोटे रीजन्स पर रूल किया, जैसे चौहान, चालुक्य, कन्नौज, गढ़वाल, सिसोदिया। ये राजपूत्स वॉरियर थे। इनके रूल के टाइम पे इंडिया में फॉरेन अटैक्स नहीं हुए थे। राजपूत्स में कास्ट सिस्टम भी काफी रिजिड था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट सिस्टम पर ही बेस्ड था। अपर क्लास के लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक पहुंच थी। राजपूत्स के रूल के टाइम पे कई सारे किले और मंदिर भी बनवाए गए थे, जिनमें खजुराहो के मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल, उड़ीसा का सन टेम्पल, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल और माउंट आबू के दिलवारा टेम्पल्स आते हैं। राजपूत्स पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में से थे, जो काफी पावरफुल थे, जिनमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और कई पावरफुल रूलर्स थे। पर कई कारणों से राजपूत्स का डिक्लाइन हो गया। इनमें पहला कारण है क्योंकि राजपूत्स में यूनिटी नहीं थी, जो उनके डिक्लाइन का मेन रीजन बनी। टर्किश इन्वेडर्स और दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाई में सक्सेसफुल नहीं होने का कारण उनमें यूनिटी यानी एकता की कमी थी। यदि इस समय सभी राजपूत किंगडम्स ने एक साथ मिलकर मुस्लिम रूलर्स का सामना किया होता तो वे निश्चित ही मुस्लिम रूलर्स को हरा देते। इसके अलावा राजपूत किंगडम्स छोटे छोटे रीजन्स में रूल करते थे, जो कि आपस में ही लड़ाई करते थे और एक दूसरे के रीजन को कैप्चर करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। यही उनके डिक्लाइन का मेन कारण बना। राजपूत्स का मिलिट्री सिस्टम भी काफी वीक था। राजपूत सोल्जर्स इतने पावरफुल नहीं थे। उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी थी, जैसे अच्छे घोड़े नहीं थे। वे लड़ाई में तलवार, भाले का यूज करते थे, जो कि पुरानी टेक्निक्स थी। वहीं मुस्लिम सोल्जर्स लड़ाई में नई टेक्निक्स का यूज करते थे। वे तीर चलाने में भी एक्सपर्ट थे। वहीं राजपूत्स धर्म युद्ध में विश्वास रखते थे, जिसमें भागते हुए दुश्मन का पीछा न करना, घायल शत्रु पर आक्रमण न करना। इन कारणों की वजह से वे युद्ध हार गए और राजपूत किंगडम्स का डिक्लाइन हो गया। राजपूत्स कास्ट सुपीरियरिटी को मानते थे। वे लोअर कास्ट को इंफीरियर मानते थे और कभी भी लोअर कास्ट के लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। उनका मानना था कि केवल क्षत्रिय ही युद्ध लड़ सकते हैं। वहीं मुस्लिम रूलर्स में कास्ट के बेसिस पर डिवीजन नहीं था। वे एक साथ रहते थे और लड़ते थे। राजपूत्स का कास्ट सिस्टम भी उनके डिक्लाइन का एक मेजर कारण बना। अब तक हमने देखा है कि मेडाइवल पीरियड यानी 7th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में अलग अलग राजपूत किंगडम्स ने किस तरह से रूल किया। अब हम देखेंगे इस टाइम पर साउथ इंडिया में कौन सी किंगडम्स रूल कर रही थी। 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया में जो किंगडम्स रूल कर रही थी उनमें आते हैं चोल, चालुक्य, काकतीयास, यादव्स और होयसाल्स। सबसे पहले हम देखते हैं चोल अम्पायर। चोल अम्पायर ने 8th से 12th सेंचुरी तक साउथ इंडिया में रूल किया है। ये सबसे लंबे समय तक रूल करने वाले किंगडम्स के रूप में याद किए जाते हैं। इन्होंने 5 से ज्यादा सेंचुरीज तक इंडिया में रूल किया है। चोल अम्पायर को विजयालय ने 9th सेंचुरी में स्टेब्लिश किया था। ये पल्लव्स के फ्यूडेटरीज थे, जिन्होंने पल्लव्स को हराकर तंजौर को कैप्चर किया और चोल अम्पायर को स्टेब्लिश किया। 850 AD में विजयालय ने तंजौर को कैप्चर किया और उसे अपनी कैपिटल बनाया। बाद में गंगाईकोंड चोलपुरम
चोल अम्पायर की कैपिटल बनी। चोल डायनेस्टी के कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स थे परांतक फर्स्ट, राजराज, राजेंद्र, राजेंद्र सेकंड और कुलोतुंग। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर अटैक किया, वहाँ के राजा महिम 5 को हरा दिया और श्रीलंका के कुछ हिस्से को कैप्चर कर लिया। वहाँ पर एक नया प्रोविंस मुम्मीड चोल मंडलम बनाया। पोलनरुवा को उसकी कैपिटल बनाया। राजराज 1 शैविज्म के फॉलोअर थे। उन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया, जिसे वृद्धेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। चोल अम्पायर का मैक्सिमम एक्सपांशन राजेंद्र 1 के रूल में हुआ। राजेंद्र 1 ने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक चोल अम्पायर को एक्सपांड किया। 1025 एडी में बंगाल में उन्होंने गंगा नदी के किनारे पाल डायनेस्टी के रूलर्स को हरा दिया और इसलिए राजेंद्र 1 ने गंगाईकोंड चोल का टाइटल लिया और गंगाईकोंड चोलपुरम नाम का शहर इस्टेब्लिश किया, जिसे आज तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है। बाद में राजेंद्र 1 ने इसे अपनी कैपिटल भी बनाया। चोल डायनेस्टी के लास्ट रूलर राजेंद्र 3 थे। चोल डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट राजा की होती थी। राजा की पोस्ट हेरिडिटरी सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बन सकता है। राजा की हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से सिलेक्ट किए जाते थे। इतने बड़े चोल अम्पायर को अच्छी तरह से रूल करने के लिए पूरे चोल अम्पायर को 6 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। इन प्रोविंसेस को मंडलम कहा जाता था। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसेस देखते थे, जो राजा के अंडर में काम करते थे। मंडलम को वलनाडु यानी कमिश्नरी में डिवाइड किया गया था। वलनाडु को नाडु यानी डिस्ट्रिक्ट और हर एक नाडु को कई कुर्रम यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस में डिवाइड किया गया था। चोल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट फीचर उसका लोकल सेल्फ गवर्नेंस था, जिसे सभा और नगरम में डिवाइड किया गया था। सभा में ऐसे विलेजेस आते थे जहाँ पर ब्राह्मण रहते थे। इन विलेजेस के काम को करने के लिए कमिटीज बनाई गई थी, जिसे वरियम कहते थे। ये कमिटीज गांव में मंदिर बनवाना, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करवाना, टैक्सेस कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का काम करती थी। और नॉन ब्राह्मण विलेजेस के लिए बनाई गई कमेटी थी, जिसका काम पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, जैसे तालाब और बगीचों को बनवाना, टैक्सेस कलेक्ट करना और कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज को करना था। नगरम ट्रेडर्स की सभा को नगरम कहते थे। चोल अम्पायर में इनकम का मेन सोर्स ट्रेड टैक्स और लैंड रेवेन्यू था। इस टाइम पे द्रविड़ स्टाइल के आर्किटेक्चर का यूज होता था। टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली 3 फॉर्म्स के होते हैं, जिनमें नागर स्टाइल, वेसर और द्रविड़ स्टाइल आती है। नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल में मंदिर बनते हैं, वहीं साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल में मंदिर बनते हैं और वेसर स्टाइल वो होती है जो नागर और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर होती है। चोल अम्पायर में द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बने हैं, जिनमें कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल, चोलेश्वर टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल, कोरंगनाथ टेम्पल, मुवारा कोविद टेम्पल और विजयालय टेम्पल आते हैं। इन मंदिरों का स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह होता है, जिसके ऊपर के हिस्से को विमान कहते हैं। वहीं मंदिर के एंट्रेंस गेट को गोपुरम कहते हैं। और गर्भगृह मंदिर का वह पार्ट होता है जहाँ मंदिर के मेन गॉड या गॉडेस की मूर्ति रखी जाती है। चोल अम्पायर के टाइम पे स्कल्पचर यानी मूर्ति कला का भी काफी डेवलपमेंट हुआ, जिसमें नटराज शिव का ब्रॉन्ज स्टैचू, जो कि तंजौर में सिचुएटेड है, चोल स्कल्पचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। चोल अम्पायर में लिटरेचर में भी काफी डेवलपमेंट हुआ। कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी तमिल पोएट्री के 3 जेम्स कंसिडर किए जाते हैं। कुलोतुंग 3 के कोर्ट पोएट कंबन थे, जिन्होंने तमिल रामायण लिखी थी, जिसे कंब रामायण भी कहा जाता है। उन्होंने फेमस तमिल पोएट्री रामावतारम को भी लिखा था। तमिल राइटर्स में सबसे पॉपुलर राइटर जिन गोंदर थे, वह चोल रूलर कुलोतुंग फर्स्ट के कोर्ट पोएट थे और उन्होंने सबसे फेमस तमिल बुक कलिंग तुपर्णी लिखी थी। जैसे हमने तमिल पोएट्री के 3 जेम्स पढ़े, कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी, वैसे ही कन्नड़ लिटरेचर के भी 3 जेम्स हैं, पंप, पोन और रन। पंप ने आदि पुराण, पोन ने शांति पुराण और रन ने अजित पुराण लिखी है। ये सभी टेक्स्ट जैन तीर्थंकर्स पर लिखे गए हैं। अब तक हमने देखा है कि मेडाइवल हिस्ट्री के बिगिनिंग में नॉर्थ इंडिया में कई सारे राजपूत किंगडम्स रूल कर रही थी और वहीं साउथ इंडिया में चोल अम्पायर का रूल था। पर चोल अम्पायर के साथ ही साउथ इंडिया में कई अदर किंगडम्स भी रूल कर रही थी।
जैसे चालुक्य, काकतीयास, यादव्स और होयसाल्स। इन किंगडम को हम ब्रीफ में देखते हैं। फर्स्ट है चालुक्य। चालुक्य किंगडम मेनली 3 किंगडम्स में डिवाइड थी। ये तीनों किंगडम एक दूसरे से अलग पर रिलेटेड थी। इनमें आती है बादामी के चालुक्य, जिन्हें अर्ली चालुक्यस भी कहते हैं। सेकंड आती है वेस्टर्न चालुक्य, जिन्हें लेटर चालुक्य या फिर कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं। और थर्ड आती है ईस्टर्न चालुक्य, जिन्हें वेंगी के चालुक्य कहते हैं। फर्स्ट है बादामी के चालुक्य, जिन्हें अर्ली चालुक्य भी कहते हैं। पुलकेशिन I ने इसे फाउंड किया था। ये मेजरली कर्नाटक के वातापी में सिचुएटेड थे। सेकंड है वेस्टर्न चालुक्य या लेटर चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य। तैलप सेकंड ने इन्हें फाउंड किया था। ये कर्नाटक के कल्याणी में सिचुएटेड थे। थर्ड है वेंगी के चालुक्य, जिन्हें हम ईस्टर्न चालुक्यस भी कहते हैं। कुब्जा विष्णुवर्धन ने इसे फाउंड किया था और ये आंध्र प्रदेश के वेंगी में सिचुएटेड थे और इनकी कैपिटल वेंगी थी। नेक्स्ट देखते हैं काकतीयास। काकतीय डायनेस्टी आंध्र प्रदेश के वरंगल में सिचुएटेड थी और प्रोलराज सेकंड ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट है यादव्स। यादव्स महाराष्ट्र के देवगिरी में सिचुएटेड थे। बीलम V ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट है होयसाल्स। होयसाल्स कर्नाटक के द्वार समुद्र में सिचुएटेड थे। विट्टिक देव ने इसे फाउंड किया था और विट्टिक देव ने एक टाइटल लिया था विष्णुवर्धन का। होयसाल्स के रूल में भी आर्किटेक्चर का काफी डेवलपमेंट हुआ। होयसालेश्वर टेम्पल, जो कि द्वार समुद्र कर्नाटक में सिचुएटेड है, होयसाल आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ राजपूत किंगडम्स, चोल एम्पायर और साउथ के कुछ अदर किंगडम्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लूसेंट बुक से दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।